नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अपने जीवन को संवारते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए सतत प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल ही जाएगी। दिशाएं प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे करियर इन सिविल इंजीनियरिंग की, और इस विषय के एक्सपर्ट प्रोफेसर अनुराग मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर अनुराग मिश्रा वर्तमान में आनंद इंटरनेशनल कॉलेज में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज भी कहा जाता है कि इंजीनियरिंग सबसे पसंदीदा क्षेत्र है पढ़ाई का और कार्य के लिए भी। वजह कई सारी हो सकती हैं उसकी, और ख़ास तौर से आजकल चलन कोर ब्रांचेस की स्टडीज़ का फिर से वापस आने लगा है। कोर ब्रांचेस में हम कहते हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य में हम ख़ास तौर से हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग है क्या? सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। मेरे हिसाब से इसको मदर ऑफ इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। काफ़ी पुराने समय से, या एक ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें कि हमारी लाइफस्टाइल या हमारे आसपास को ठीक करने के लिए जो कुछ भी बनता है उसमें कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग का योगदान होता है। भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में ही बहुत पुराने समय से सिविल इंजीनियर्स का किसी न किसी रूप में योगदान होता रहा डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद में ही सारी ब्रांचेस डेवलप हुई हैं। भारतवर्ष में जो सबसे पुराना संस्थान है उसको लगभग 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग का संस्थान था और बाद में डेवलप होके IIT रुड़की के नाम से आज की तारीख में जाना जाता है। जी जी। सिविल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं तो कक्षा 12वीं की पढ़ाई के बाद में, साइंस मैथमेटिक्स की पढ़ाई के बाद में लोग इंजीनियरिंग की अलग अलग प्रवेश प्रक्रिया से गुजरते हैं। JEE का अब चूँकि एग्जामिनेशन सेंट्रलाइज फॉर्म में होने लगा है, तो किस तरह की पढ़ाई इसमें आती है? डिप्लोमा लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD के तौर पर हम बात करें तो? सिविल इंजीनियरिंग में जैसा आपने कहा कि डिप्लोमा लेवल पे 10th के बाद में सीधे 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रहता है, जो कि डिप्लोमा लेवल पे होता है, और 12वीं के बाद में बच्चा सीधे डिग्री कोर्स में आ सकता है, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर सकता है। और बीटेक करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद अगर किसी को इंटरेस्ट है रिसर्च में कैरियर बनाने का, तो वो PhD की पढ़ाई के लिए जा सकता है। यहाँ मैं जस्ट एक बात और बता दूं आपको कि डिप्लोमा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा करके सुपरवाइजरी रोल में ही रहेंगे। डिप्लोमा करने के बाद में भी बीटेक करने का ऑप्शन बच्चों के पास खुला रहता है, और डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करके फिर यही सीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। बिल्कुल, उसमें 1 वर्ष की छूट उन्हें मिल जाती है, डायरेक्ट वो सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे नन्हे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि विषय आपके जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है आपको डायरेक्टली अपने एक्सपर्ट से सवाल पूछने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे संक्षिप्त में सवाल पूछें। पहले अपना नाम और सवाल, प्लीज सवाल पूछें। Hello sir, my name is Devesh Meena. Sir, I have completed my 12th and now I am interested to pursue civil engineering from an IIT. तो सर मैं इसका चयन कैसे करूं? जी, ये दोहराया बहुत अक्सर हर के जीवन में आता है कि ऑप्शंस ज़्यादा हों तो चयन की प्रक्रिया क्या है? ऐसा होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर JEE आपने दे लिया है और अभी रिजल्ट आने वाला है, मैं आशा करता हूं आपका अच्छा स्कोर आए। इसके बाद में जब आप संस्थान का चयन करते हैं, तो पहला है कि या तो ब्रांच या संस्थान, ये दुराहा जनरली बच्चों के पास रहता है। तो ब्रांच आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से लेनी चाहिए, और संस्थान चुनते समय सबसे पहले संस्थान, आजकल यह बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे जाके वहाँ की फैकल्टी पर्टिकुलर ब्रांच में कैसी है इसका एक आकलन कर सकते हैं, और वहाँ कैसा प्लेसमेंट मिल रहा है। ये 2 मुख्य बातें हैं जो आपको करियर आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो वहाँ फैकल्टी कैसी है,
जो आपको पढ़ाने वाली है, और दूसरा प्लेसमेंट किस तरीके का वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आप वेबसाइट से देख के और उसके बाद अपना चयन कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको अपने मन का कॉलेज मिल ही जाएगा। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम व्रत कुमार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिविल इंजीनियरिंग करना कठिन है? जी, अक्सर ये माना जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग कठिन है। नहीं, सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सिविल इंजीनियरिंग में दोनों तरीके की चीजें हैं, एक मैथमेटिकल और एनालिटिकल। ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एक बहुत मुख्य बात जो है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करनी है। अगर आपने वो मेंटेन की हुई है तो सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल कठिन नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन कहा जाए, लेकिन आपको पूर्णतया उसमें रहना होगा और एक तरीके से कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की दिशा में जाना होगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान लगेगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप क्लास से पढ़ के बाहर निकलते हैं और आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं उनमें कहीं ना कहीं वही चीजें हैं जो आप क्लास में पढ़ के आए हैं। तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर से आगे चलेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने, कठिन वाली तो बात ही भूल जाए, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। जी दोस्त, आपकी बात में जोड़ते हुए ये मैं कहना चाहूंगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू बस जरा कोशिश तो कर। अगला सवाल। Hello sir, my name is Ashwar Gupta. Sir, my question for you is, what are the opportunities in government sectors? जी, अक्सर लोगों की चॉइस होती है कि पहली सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं। जी, सिविल इंजीनियरिंग में सरकारी क्षेत्र में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। और आज की तारीख में अगर देखें भारतवर्ष में जो बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो जैसे ही आप बीटेक करते हैं तो एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें सारी क्लास 1 सर्विसेज, इंडियन रेलवेज, CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने यहाँ इंजीनियर्स का चयन इसी एग्जामिनेशन के थ्रू करती हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप बीटेक करने के बाद में अच्छे से अभी से तैयारी करें और इस एग्जामिनेशन को दें, और मैं कामना करता हूं कि आपका उसमें सिलेक्शन हो। इसके अलावा राज्य सरकार में भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, जिनमें कि सारे जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इन सभी में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम होता है और आप सीधे उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर सीधे अपनी सेवा तक पहुंचने के लिए ये 2 रास्ते हैं। इनके अलावा जूनियर इंजीनियर्स के लिए भी आजकल काफी सारी संभावनाएं हैं और उनमें भी आप जा सकते हैं। प्रोफेसर अनुराग मिश्रा, आपने बहुत अच्छी बात अभी कही, तैयारी आपको अभी से करनी होगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अच्छी तैयारी के लिए, और फिर आपका जो ख्वाब है कि सरकारी सेवा में आप जाएं, निश्चित तौर पर पूरा होगा। अगला सवाल। Hello sir, my name is Nikhil Jansa and my question is, what are the scopes in private sector after BTech? जी, ओके, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम लोग 20 साल पहले की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स उतनी लुक्रेटिव नहीं थी, बट आज के समय में जो समय में बदलाव आया है तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही लुक्रेटिव हैं और बहुत ही चैलेंजिंग हो गई हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जैसे जैसे हम लोगों का भारतवर्ष का डेवलपमेंट हो रहा है तो नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले नहीं थे यहाँ। अगर एक छोटा सा उदाहरण लें तो दिल्ली में मेट्रो आज से लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ और अभी चला जा रहा है। तो
ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, ऐसे जॉब्स को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज की आवश्यकता है। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग काफी फ्लोरिश कर गया है पिछले ये कह लें 10 सालों में। और शायद यही कारण है कि अभी जैसा पुनीत जी ने शुरू में ही कहा कि कोर सेक्टर की तरफ वापस से रुझान बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आप एक किसी करियर को देख रहे हैं उसमें काफी ऊंचाई तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां मिलती जा रही हैं। इसलिए इस समय मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स के लिए काफी स्वर्णिम अवसर हैं। जी जी। कहा जाता है कि किसी भी देश की जीडीपी में, यानी कि विकास में जीडीपी मायने रखती है, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पाई चार्ट का एक बड़ा हिस्सा होना जरूरी माना जाता है, जिसको कि सिविल इंजीनियर्स डील करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कौशल विकास योजना भी शुरू की है। विकास की अभी बात चूंकि छिड़ी ही है, तो किस तरह से हम सिविल इंजीनियरिंग को स्किल इंडिया के साथ जोड़ सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात की। कई बार ऐसा पेपर्स में भी देखने में आया है कि कई लोग एक तरीके से इल्जाम टाइप का लगाते हैं कि इंजीनियर्स हमारे एम्प्लॉयबल नहीं हैं। जी, जो ये सरकार की स्कीम है एक्चुअली उसी को देखते हुए है कि एक जो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का गैप है, जी जी, इसको भरने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया गया है। मैं सभी स्टूडेंट से भी यही कहूंगा कि इसको भरने के लिए आपके करिकुलम में ही पॉकेट्स यूनिवर्सिटीज ने रख रखी हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या आपका प्रोजेक्ट वर्क है, जो कि किसी करिकुलम से नहीं बंधा होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से जिस एरिया में भी आपका इंटरेस्ट है, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। करिकुलम के हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट करना है, बट आप 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट्स करने से किसी ने नहीं रोका है। तो ये एक सतत इंप्रूवमेंट का प्रयास है। आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। कई जगह ये पाया गया है कि इंस्टीट्यूशंस ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। इस गैप को भरने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है, जिसमें कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया गया है कि आप अपने यहाँ जो बीटेक कर चुके हैं और वो इस तरीके की स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाए हैं, उनको अपने यहाँ बुलाएं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको गाइड करने वाले लोग हैं, तो उनका स्किल डेवलपमेंट करें ताकि वो इंडस्ट्री में सीधे जाकर एक रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय की तरह उसमें अपने को आसानी से डिसेमिनेट कर पाएं। जी, तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जैसा सर ने कहा कि आप प्रोजेक्ट और समर ट्रेनिंग जो आपकी है उसको अगर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम रवि कुमार खोलिया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में टाइप्स ऑफ जॉब क्या क्या है? जी, चूंकि हर पढ़ाई के पश्चात में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जानना जरूरी है। अगर सिविल इंजीनियरिंग को एक करियर की तरह देख रहे हैं तो इसमें शायद सबसे ज्यादा वेरिएशन है। जैसा कि माना जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप केवल किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे होंगे और लेबर्स को सुपरवाइज कर रहे होंगे। बड़ी साइट है तो वहां पे बहुत ज्यादा वर्क फोर्स होगा, छोटी साइट पे कम वर्क फोर्स होगा। इससे कहीं आगे सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज की तारीख में जो जॉब्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं। इस समय सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा भी बहुत सारे सिविल इंजीनियर हैं जो कभी साइट पे नहीं जाते हैं। जैसे एक डिजाइन का जो एक डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग का, आप उसमें जा सकते हैं जिसमें कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ऑफिस में बैठ के अपना डिजाइन वर्क ले सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जो कि एक बिल्कुल अलग डिसिप्लिन है लेकिन क्लोजली सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग से ही निकला हुआ है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो या वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इन सारी एरियाज, इवन इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन सभी चीजों में डिफरेंट एरियाज, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सो ये कह लें कि आपको इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है और शायद सबको यहाँ पे डिस्कस करना भी संभव नहीं है। अब मैंने एक वानगी दी आपको कि
किस तरीके का डोमेन आपको मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग में। जो एक स्टीरियोटाइप हम सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब कंस्ट्रक्शन, नहीं, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल, बहुत सारी डिसिप्लिन्स हैं। तो मेरा मानना यह है कि इसका जो डोमेन है आज की तारीख में काफ़ी चौड़ा हो चुका है। जी, अक्सर पेरेंट्स के मन में यही शंका होती है कि हमारी बच्ची है और उसे सिविल इंजीनियरिंग में पता नहीं किस तरह की नौकरी मिलेगी। तो अगर हम पूरा अगर नेशनल फिगर देखें तो बमुश्किल 5% गर्ल्स इंजीनियरिंग में पढ़ने आती हैं, और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बमुश्किल 1% भी बड़ा फिगर हो सकता है। हमारे स्टूडियो में गर्ल्स भी मौजूद हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप भी सवाल पूछें। हेलो सर। सर, मेरा नाम भारती महावर है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि गर्ल्स सिविल इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर कैसे बना सकती हैं? जी, अच्छा सवाल है। गर्ल्स के लिए पहले तो मैं बताऊं कि एक जो ये मिसकंसेप्शन था कि सिविल इंजीनियरिंग गर्ल्स के लिए नहीं है, वो अपने आप ही आज की तारीख में गर्ल्स काफ़ी तोड़ रही हैं और अपनी चॉइस से सिविल इंजीनियरिंग ले रही हैं। नंबर कम जरूर है और ब्रांचेस की अपेक्षा, लेकिन काफी संख्या में सिविल इंजीनियरिंग में भी अब गर्ल्स आ रही हैं, और उसका कारण यही है, जैसे मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया, कि आज की तारीख में सिविल इंजीनियरिंग में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनका डोमेन बहुत बड़ा हो गया है। वो केवल कंस्ट्रक्शन साइट्स तक नहीं है। जैसा मैंने कहा, डिजाइन में जा सकते हैं जो कि गर्ल्स के लिए पूर्णतया माकूल है। एंड इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, हर डोमेन में आपको जो सपोर्ट है वो ऑफिस से ही मिलता है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी हो गया है। तो जो काम आज से 30 साल पहले मैनुअल होते थे, उनको कहीं एक बड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उसमें बहुत सी गर्ल्स अपना करियर ले रही हैं। रिसर्च में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए, जहां पे वो सिविल इंजीनियरिंग को एज करियर चूज कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट में भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसी, जहां प्लानिंग में राजस्थान एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट के लिए, जहां पे आपको साइट जॉब या धूप में खड़े रह के या 100 लेबर्स को हैंडल करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए और देश के लिए उससे कहीं ज्यादा है, पुख्ता है। तो ये चीजें शायद पहले उतनी प्रोमिनेंस में नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में प्रोमिनेंस में है, और इसीलिए गर्ल्स की संख्या सिविल इंजीनियरिंग में बढ़ रही है। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चूंकि भारत के योगदान में अभी महिलाओं की भागीदारी और मुखर तौर पर आनी जरूरी है, तो अगर आपकी बच्ची या आपकी बहन सिविल इंजीनियरिंग की कोर्स को ऑप्ट करना चाहती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक अच्छा करियर उनको मिल सकता है, और आने वाले समय में जैसा कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फीमेल के पास प्राइमरीली होती है, तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। घर से भी डिजाइनिंग का, जैसे खासतौर से हम काम कहते हैं, घर से भी किया जा सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने और भी जूनियर्स को, अपने साथियों को, पड़ोस को मोटिवेट करें सिविल इंजीनियरिंग में आने के लिए। अगला सवाल। सर, माय नेम इज सचिन असोपा। करंटली आई एम परसुइंग बीटेक। आफ्टर बीटेक व्हाट शुड आई गो फॉर, गेट और जीआरई? जी, कहते हैं कि विदेश जाने की चाहत जो है वो मिटती नहीं। हम लोग तभी मानते हैं कि जब तक विदेश पढ़ने नहीं गए, और जबकि भारतवर्ष में भी गेट के जरिए अच्छे एडमिशन्स हो जाते हैं। सर, अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गेट, अगर आप भारतवर्ष में करना चाहते हैं तो गेट एग्जाम जरूरी है, और अगर आपका रुझान मास्टर्स करके बाहर से कहीं करने का है तो उसके लिए टॉफल एंड जीआरई ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में केवल टॉफल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आप अपना मास्टर्स बाहर से करना चाहते हैं या भारतवर्ष में आईआईटी से करना चाहते हैं। मास्टर्स लेवल पे यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है आईआईटीज में, और अगर गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बात उठी थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो अगर आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं तो आज सारी पब्लिक सेक्टर्स भी जो अपना एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं वो गेट स्कोर के थ्रू ही कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप जॉब्स के लिए भी साथ साथ में सोच रहे हैं।
और अगर आपने मानस बनाया है कि आप बाहर जाके मास्टर्स करके कहीं अच्छा एक्सपोजर लेके वापस आके देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जीआरई और टॉफल आपके लिए एक ऑप्शन है। मैं एक चीज और यहाँ पे कर दूं कि अगर आप लोग बाहर विदेश से कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो कई बार ये बात आती है, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि वहाँ पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव है अगर यहाँ की तुलना में देखें। बात सही है, लेकिन अगर आप अपना करियर बीटेक के बाद एक लेवल तक ले आते हैं, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सारी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए आपकी मास्टर्स स्टडी को सपोर्ट करती हैं। कई बार बच्चे ये चीज मिस करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखें। वो आपका जो प्रपोजल होगा वहां जाने का, उस पर काफी कुछ डिपेंड करता है एंड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप मास्टर्स करें और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। इसकी थोड़ी सी आपको सर्च करनी होगी और खूब सारी अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स और पीएचडी फंडिंग के लिए अवेलेबल है जिनको आप अवेल कर सकते हैं। जी सर, जैसे मास्टर्स की भी बात चली, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी पॉपुलर होने लगे हैं, बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड। इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी की आवश्यकता है। यस, ये इसलिए आजकल हो रहा है, जैसे ये वेस्ट में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, अभी इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। उसका रीजन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करने के बाद 2 साल मास्टर्स कोर्स में अपने लगाता है तो उसको कुल 6 साल का समय लगाना होता है, जबकि इस समय इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जितना इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उतने कॉम्पिटेंट इंजीनियर या स्किल्ड इंजीनियर्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और यही कारण है, आपने थोड़ी देर पहले स्किल इंडिया की बात की थी कि ये गैप जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। हमसे पहले ये बात विदेशों में पकड़ ली उन लोगों ने, तो उन्होंने मास्टर्स क्वालिफाइड इंजीनियर्स को कम समय में करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया, जिसमें 5 साल में आप बीटेक और एमटेक दोनों करके 6 साल लगते थे, अदरवाइज आप 6 साल लगाते हैं। तो इससे फायदा यही है कि 1 साल बचाते हुए आप 1 साल इंडस्ट्री को ज्यादा दे पाएंगे विद द सेम स्किल सेट जो आपको मास्टर्स करने के बाद वैसे मिलने वाले थे। तो उसमें क्रेडिट सिस्टम्स इस तरीके से प्लान किए जाते हैं कि आपका सारा रिक्वायरमेंट 5 साल में पूरा हो जाए, और क्योंकि आपको 3rd ईयर से ही मालूम होता है कि मैं 5 साल मास्टर्स करने ही जा रहा हूं, तो उसी समय से आपके कोर्सेज और क्रेडिट्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि आप जी बहुत अच्छी बात अभी सामने आ रही है। जैसा पहले भी सवाल किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि जॉब रेडी की बात उन्होंने रखी थी। पहली चीज, आप शिक्षा को डिग्री अर्जित करने का माध्यम बिल्कुल भी न माने। ऐसा अक्सर ये हम मानते रहे हैं कि मेरे इतने परसेंटेज आ गए, मेरे ये डिग्री हो गई विद दिस सीजीपीए, दिस मच ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड्स। वो एक सिर्फ एवेल्युएशन प्रोसेस है, एवेल्युएशन सिस्टम है। असली माध्यम जो है, असली वजह जो शिक्षा की है, वो है ज्ञान अर्जन। अपने आप को तैयार करना कि जिससे आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स हो जिससे आप अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो मेरे साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वर्तमान में आप स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रट लिया, पढ़ लिया और नंबर ले आए, उससे आगे लेकर के जाएं। वो सिर्फ एक हिस्सा है। अल्टीमेटली जो टारगेट है कि वो आप कुछ कर सकें, तो इंडस्ट्री आपको करने का पे करेगी, आने का पे नहीं करेगी। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, करने का पेमेंट मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम आयुष सोमवंशी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीटेक में सर फर्स्ट दिन से अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कैसे करें? अच्छा सवाल है। मैंने शायद इस सवाल का पार्टली तो जिक्र कर दिया है कि जब भी आप सेकेंड ईयर में आपका मेन कोर, फर्स्ट ईयर में जनरली आप लोग बेसिक साइंसेस में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और सेकेंड ईयर से जब आपका ब्रांच का पढ़ाई शुरू होता है तो जो भी कोर्सेस हो रहे हैं उस समय पढ़ाए जा रहे हैं, उनके साथ साथ में जो डिजाइनिंग है, बिल्डिंग डिजाइन आपको पढ़ाई जा रही है, तो उसके हिसाब से एक्चुअली इंडस्ट्री में कैसे हो रही है, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद निकलते निकलते आप बिल्कुल इंडस्ट्री रेडी पाएंगे। और ये कैसे संभव हो सकता है कि जैसे एक कोर्स खत्म हुआ तो आप 3rd ईयर में भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं,
सारे बीटेक करिकुलम्स में इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी गई है 3rd ईयर के बाद में। तो जो भी आपने उस समय तक पढ़ा है उसको कहीं पर भी जहां कि जिस साइट पे जा रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहां उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये बात बिल्कुल आपको सीखनी ही है। और अगर ये आपने सीख लिया तो वो जो गैप है वो आपने मिटा दिया वहीं। और उसके बाद 4th ईयर में आपको पूरा 1 साल मिलता है प्रोजेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। काफी बच्चे इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं आजकल, ऐसा देखा गया है। अगर आपने वो प्रोजेक्ट सीरियसली ले लिया तो आप अपने आप को डेफिनेटली इंडस्ट्री रेडी पाएंगे। क्योंकि आजकल जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे आप डिजाइन में इंटरेस्टेड हैं तो डिजाइन ऑफिस में पहुंच के वहां पे आपको ऑटोकैड आनी चाहिए, आपको कुछ स्टैड, ई टैब, इस तरीके के सॉफ्टवेयर आने चाहिए, सैप जो सॉफ्टवेयर आने चाहिए जो कि डिजाइन में वहां यूज किए जाते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट में एक भले छोटा ही स्ट्रक्चर इन चीजों को यूज करके डिजाइन किया हुआ है तो आपको ये चीजें आती हैं और इंडस्ट्री इससे ज्यादा कुछ नहीं देख रही है। उसको ये चाहिए कि भाई आपने ये चीजें यूज की हुई हैं, आपको कोई असाइनमेंट दिया गया तो आपको ये सिखाने के लिए कोई नहीं आना चाहिए। और अगर इतना आता है तो आप इंडस्ट्री रेडी हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने, मेरे ही स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये स्टेप्स कर ली हैं उनके पास नॉर्मली मल्टीपल जॉब ऑफर्स रहे हैं। जी, तो शिक्षा वो नहीं है जो अंत में होगी, शिक्षा वो है जो प्रक्रिया से गुजरेगा। तो आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरें, निश्चित तौर पर आपको एक पुख्ता करियर मिलेगा। अगला सवाल। सर मेरा नाम हनुमान साई शर्मा है। सर मेरा क्वेश्चन, सर बीटेक के बाद में तनख्वाह क्या होती है और कैसे तरक्की कर सकते हैं सर? जी, अक्सर पेरेंट्स की यही आप ख्वाहिश होती है कि भाई इतनी पढ़ाई, इतना समय और इतना पैसा लगने के बाद में शुरुआती तौर पर क्या तनख्वाहें मिलेंगी? राइट। अगर देखिए तनख्वाहें जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप किस लेवल पे, मैंने कहा अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते हैं तो आप क्लास 1 ऑफिसर पहले दिन से ही बन के जाते हैं। जो भारत सरकार में क्लास 1 ऑफिसर्स की सैलरीज हैं, फर्स्ट डे आपको वो सैलरी मिलती है। या आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में अगर जाते हैं गेट के थ्रू तो आपकी सैलरी भारत सरकार में जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स की सैलरी है वहां पे होती है। अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं उनका पे स्ट्रक्चर आजकल सिमिलर है। अगर आप जूनियर इंजीनियर वहां पे आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और जूनियर इंजीनियर पे जा रहे हैं तो आपका सैलरी कहीं बहुत कम होगा। तो ये तो हुई गवर्नमेंट सेक्टर की बात कि आप अपने आप को इन 4 साल में कैसे प्रिपेयर करके, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में चले जाते हैं तो आप क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी फर्स्ट डे से लेंगे। अगर जूनियर इंजीनियर लेवल पे जा रहे हैं तो आपको सैलरी उससे काफी कम है और उस लेवल तक आने में काफी समय लगता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में जनरली ये देखा गया कि सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग सैलरीज थोड़ा कम होती हैं एज कंपेयर टू दी अदर ब्रांचेस, स्पेशली दी कंप्यूटर एंड आईटी। तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि अगर वो कम क्यों है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जो एक इंडस्ट्री रेडी आपने एक इंजीनियर की बात की थी शुरू में, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो जैसे ही आपकी वहां 6 महीने 8 महीने ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद तो एक्चुअली सैलरीज आप मांगते हैं, कंपनीज पे करती हैं। शुरू में कंपनीज देती हैं, आप लेते हैं। तो ये आप पे निर्भर कर रहा है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद तो सैलरी आप मांगते हैं, अगर वो कंपनी नहीं देगी तो दूसरी कंपनी देगी। तो बिल्कुल ये मान के चलें कि संभावनाएं काफी बड़ी हैं। आपकी हो सकता है कि आप एक आध साल की सर्विस के बाद में आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए महीना हो। डिजाइन में ऐसा मुझे मालूम है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये अचीव किया हुआ है। तो संभावनाएं अपार हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक अपने आप को ले जाना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है, स्किल डेवलपमेंट। बीटेक हो गई, आपके पास डिग्री है, परसेंटेज है, बट आप उस इंडस्ट्री में अगर एक जो भी उनको कहा जा रहा है आपको डिजाइन करने के लिए कि एक ब्रिज डिजाइन में आपको लगा दिया और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि 6-8 महीने आपने सीखा और उसके बाद में कंपनी को आप ही चाहिए विद हायर सैलरी। अगर आप वो स्किल्स नहीं ले पा रहे हैं
तो ऑब्वियसली उस समय इसीलिए वो कम रहती हैं सैलरीज, बिकॉज जो लोग प्रूव कर देंगे उनकी सैलरीज हैं, जो लोग नहीं प्रूव कर पाएंगे वो शायद चलेंगे ही नहीं। जी जी, यानी कि उड़ान कितनी बड़ी होगी, कितनी ऊंची होगी, ये आपके पंखों से निर्धारित की जाएगी। इसलिए अपने पंखों का विस्तार, अपनी क्षमताओं का विस्तार शिक्षा के दरमियान करते रहें, न केवल खेलने कूदने या जो आजकल इंटरनेट पर हमेशा टंगे रहने की प्रवृत्ति देखी गई है युवाओं में, उससे बाहर निकलें, रियल लाइफ को जिएं, वर्चुअल वर्ल्ड में न जिएं। तो निश्चित तौर पर आप जितने भी ड्रीम्स जो सोच रहे हैं और ड्रीम्स को एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे आप पेपर पर लिखें, क्लियरली लिखें कि मुझे 5 साल बाद इस स्तर पर पहुंचना है, और उसकी प्लानिंग कीजिए। ड्रीम वो नहीं है जो आप रात को सोच के सोते हैं, ड्रीम वो है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो आप अपने ड्रीम को लिखिए, एग्जीक्यूशन डेफिनेटली होगा। उम्मीद करते हैं आपकी बात का निराकरण पूरी तरह से हुआ होगा। अगला सवाल। Sir, my name is Harsh Kotwal. I want to ask you, what kind of personality should a civil engineer have? जी राइट। अक्सर लोग ये चूक कर जाते हैं कि जैसा व्यक्तित्व है वैसी नौकरी के साथ जोड़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें भी मैं कहूँगा कि अगर आप एक मल्टीफेसेट पर्सनालिटी रखते हैं तो कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। कई लोग जो है फोकस्ड होके काम करने की दिशा में या काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए या तो रिसर्च हो सकता है एक ऑप्शन, या फिर डिज़ाइन में जा सकते हैं। वो किसी भी, वो स्ट्रक्चर्स में हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हो सकती है, बट वो डिज़ाइन के क्षेत्र में जा सकते हैं। इन दोनों तीनों चीज़ों में बात यह है कि अगर आप पाते हैं कि आपको ट्रैवल करना ठीक लगता है, लोगों से इंटरैक्ट करना ठीक लगता है, और आप मल्टीफेस, क्योंकि वहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं तो वहाँ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वो आपकी प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस तरीके का एप्टीट्यूड है तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं आप सेल्फ कंटेन्ड होके काम करना चाहते हैं तो भी, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसा पर्सनालिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जैसी पर्सनालिटी है सिविल इंजीनियरिंग में डेफिनेटली आपके डोमेन का एक जॉब अवेलेबल रहेगा। जी, और जब मन का काम मिल जाता है तो फिर आप काम नहीं कर रहे होते, आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अपनी स्टडीज को भी उसी तरह से रच पच के आनंद लेते हुए पढ़ें और अपने आप को जानते हुए फिर आगे की तैयारी करें। निश्चित तौर पर आपको काम में बहुत आनंद मिलेगा। अगला सवाल। Hello sir, my name is Mukul Upadhyay and my question is, what are the new areas in civil engineering? जी, सिविल इंजीनियरिंग में आजकल जैसे मैंने कहा कि स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। पहले जो डोमेन्स बहुत उतनी ये कह लें कि बाहर मार्केट में नहीं थी, आजकल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एक नए एरिया के रूप में सिविल इंजीनियरिंग की ही ब्रांच बन गया है, जिसमें कि मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, केवल सिटीज का नहीं, इंडस्ट्रीज का। और ये डे बाय डे चीज़ें स्ट्रिंजेंट होती जाएंगी, क्योंकि हम लोग वैसे ही देख रहे हैं कि काफ़ी हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पूरा एक नया डोमेन खुल गया है जब से आज से 16-17 साल पहले जब ये हाईवेज का एक्सपेंशन शुरू हुआ, और ये अभी बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज बहुत कम लेंथ में है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हमारी एक्सप्रेसवेज की लेंथ अभी बहुत कम है, जो कि हमें बढ़ानी ही पड़ेगी आने वाले समय में। तो इसको देखें तो एक पूरा नया डोमेन ट्रांसपोर्टेशन का है। एक और एरिया जो सिविल इंजीनियरिंग में है, न्यू मटेरियल्स, जिस पे अभी कम ध्यान जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये डोमेन्स आ रही हैं तो अभी भी अगर देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल्स आज से 20 साल पहले यूज हो रहे थे उनमें काफी बदलाव आ गया है। कुछ जेनेरिक को छोड़ दें, बाकी नए नए सिरामिक्स यूज हो रहे हैं, ग्लासेस यूज हो रहे हैं। तो मटेरियल्स के क्षेत्र में एक और नई डोमेन डेवलप हो रही है, जो आने वाले समय में और आगे जाने की संभावना है। ये एरियाज हैं जिनमें कि आप स्पेशलाइज कर सकते हैं और आगे करियर बना सकते हैं। तो हम अब तक की चर्चा में जो बात सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि जो पुराना कन्वेंशनल चल रहा है केवल वही करने की ख्वाहिश है वो लोग इस फील्ड में आए,
बल्कि जिनमें कुछ नया करने का दमखम है, एक कुलबुलाहट है कि कुछ नया करूं, कुछ नई चीज ढूंढ के निकालूं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक जैसे देखें 60s से शुरू हुआ तो उस समय कन्वेंशन कंस्ट्रक्शन हो रहा था। आजकल अगर आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली में या जयपुर में हुआ है, इस तरीके का प्री कास्ट, जिस दिन आपका फाउंडेशन शुरू हुआ उसी दिन सुपर स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, इसीलिए शायद इतने कम समय में ये संभव हो पाया। अभी ये प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी बिल्डिंग्स में भी आने वाली है। आपको केवल बिल्डिंग्स असेंबली करनी होगी। ये काम कुछ कंपनियां बेंगलोर और एनसीआर में शुरू कर चुकी हैं। अभी ज्यादातर ये काम स्टील स्ट्रक्चर्स में लिमिटेड था, बट अब ये कंक्रीट में भी आ रहा है। मुझे मालूम है एक आधे कंपनी से मैं टच में हूं जो कि ये काम कंक्रीट में शुरू कर चुकी हैं भारतवर्ष में। अभी उनकी शायद उतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाई है, बट आने वाला समय इसका है कि पूरी बिल्डिंग्स प्रीकास्ट बनना शुरू हो जाएंगी। तो नई नई संभावनाएं निकल रही हैं और इसीलिए नए नए मटेरियल्स जो मैंने बताया इनकी जरूरत पड़ रही है। जी, अगला सवाल। Hello sir. So my name is Amitanshu Singh, and as I'm pursuing my BTech from civil engineering, so I just wanted to ask, should I go for IT sector or not, or I can go for IT sector? कोर सेक्टर वर्सेस आईटी सेक्टर, शुरुआती तनख्वाहों का प्रलोभन बड़ा होता है। जी जी, पहला तो सवाल आपने किया कैन आई गो, तो आई वुड से यस। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं और आपका आईटी सेक्टर में रुझान है, आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं और वो जॉब आपको पसंद आएगा, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं। भारतवर्ष में जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर कर रही होती हैं तो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स को छोड़ दें, अदरवाइज उनको एक लॉजिकल माइंड वाला पर्सन चाहिए होता है। तो वो अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिविल इंजीनियर्स के लिए भी खुली रहती हैं। उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी बैठते हैं और सिविल इंजीनियरिंग भी बैठ सकते हैं। तो जहां तक पहला सवाल था आपका कि कैन आई गो, यस यू कैन डेफिनेटली गो। शुड यू गो, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। पर्सनली मैं ये कहूंगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा रुझान रखते हैं तो लॉन्ग रन में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने कोर सेक्टर के साथ रहें, क्योंकि आईटी सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि शुरुआती तौर पे तनख्वाहें काफी ज्यादा रहती हैं, और कोर सेक्टर की हूं चाहे सिविल की या मैकेनिकल की, दोनों की शुरुआती तौर पर इनकी तनख्वाहें कम रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तब आपकी वैल्यू उस इंडस्ट्री में बढ़ती जाती है, फिर कोई भी नया आदमी आपको रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर की तनख्वाहें कहीं ज्यादा हो सकती हैं एक आईटी प्रोफेशनल से, और हैं, मतलब इंडस्ट्री में अगर देखें तो शायद हाईएस्ट अर्नर्स सिविल इंजीनियरिंग में मिलेंगे आपको। जी, तो आपको थोड़ा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हुए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो इसी तरीके का जॉब करना है तो अपॉर्चुनिटीज आपको वहां भी अवेलेबल है। जी, आप प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आपसे। मेरा नाम मोहन जयपाल है। मैं सर आपसे प्रश्न है कि सिविल इंजीनियर में भी अलग उप शाखाएं होती है अनेक प्रकार की, तो उनमें अगर अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो विशेष अध्ययन की जरूरत रहती है, या फिर सिविल इंजीनियर की डिग्री ही या डिप्लोमा काफी है? जी, राइट, फर्दर स्पेशलाइजेशन की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 2-3 बार मैंने अपरोक्ष रूप से कह दी है। जैसे सिविल इंजीनियर आज की तारीख में जब आप एक लेवल के ऊपर जाके अपना करियर बना रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एक बेसिक डिग्री है, राइट। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना करियर लेना चाह रहे हैं डिजाइन में, तो ये जरूरी होगा कि आप कहीं ना कहीं मास्टर्स करें, हायर स्पेशलाइजेशन करें। तो ये बात सभी में लागू होती है कि चाहे वो स्ट्रक्चर्स हो, इन्वायरमेंटल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इवन आजकल रिमोट सेंसिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप पीएचडी करके अपना पूरा करियर बना सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन जरूरी है। जो फील्ड में चैलेंजेस आने वाले हैं वो बीटेक लेवल पर या तो आपके मेंटर्स के साथ में आपने 4, 6, 8 साल
काम कर लिया है, तो वो अगर आप मास्टर्स नहीं हो तो भी वो कंपनसेट हो जाता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि अगर आप करियर ही देख रहे हैं तो शुरू में ही आप कोशिश करके मास्टर्स कर लें, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो पहले से ही आ जाएं, और फिर अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल 8 साल बाद एक अलग लेवल पे दिखेगा। अदरवाइज आप एक्सपर्ट तो हो जाएंगे अगर 7-8 साल किसी मेंटर के साथ काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपको बेनिफिट होगा, आप अच्छे से एस्टेब्लिश भी हो जाएंगे। लेकिन अगर वही टेक्निकल स्किल्स आप पहले से ले करके और कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल एक अलग शेप में दिखेगा। जी, ये तो रही सर बात अध्ययन की। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद में जो दूसरे सेक्टर की कंपनीज है, जैसे रेलवेज की हम बात करें, क्या वहाँ भी सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है या दूसरे भारत सरकार के जो उपक्रम हैं? जैसा मैंने कहा कि रेलवेज में तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से हर साल वो रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी उनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप जरा पेपर उठा के देखें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे जो असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट हैं, आई थिंक भारतवर्ष के सारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मल्टीपल टाइम्स एडवर्टाइजमेंट देके वो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही लगे हुए हैं। यानी कि अभी ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जितने सिविल इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, नौकरियां उससे ज्यादा उपलब्ध हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये स्वर्णिम युग है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो जो लोग इस ऊह में हैं या दोराहे पे हैं कि इस ब्रांच को मैं ऑप्ट करूं या ना करूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के अपने आप को टटोलते हुए बिल्कुल पानी में कूद जाइए। एक लंबा सागर आपके पास है जिसे आप तैरकर पार कर सकते हैं। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज भरत कुमार। सर, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या स्कोप है सर सिविल इंजीनियरिंग का? जी, चूंकि आजकल इंटरडिसिप्लिनरी जॉब्स और इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई काफ़ी पॉपुलर होने लगी है। जैसा मैंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक डिग्री लेके आप स्विच आईटी सेक्टर में भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग में एक पूरा डोमेन निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। और कई सिविल इंजीनियर्स बिल्कुल यहां से छोड़ के फाइनेंशियल सेक्टर में ही चले जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना एप्टीट्यूड देखना होगा। इफ यू हैव गुड एप्टीट्यूड इन दैट एरिया यू कैन लुक फॉर इट। उसके कुछ प्लसेस भी हैं, मैं बता दूं। फाइनेंशियल सेक्टर में सैलरीज कई बार मल्टीप्लाई होती हैं जो नॉर्मली सिविल इंजीनियर्स को मिलती हैं, तो इसलिए भी कई लोग हायर पैकेजेस के लिए एनालिटिकल स्किल्स, क्योंकि वहाँ जो वो कंपनीज हैं वो बेसिकली आपकी एनालिटिकल स्किल्स देख रही हैं एंड मैथमेटिकल हाउ स्ट्रांग यू आर। तो जो लोग इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं उनको वो बिल्कुल वेलकम करती हैं और उनकी सैलरीज वहाँ यहाँ से मैंने कहा ना कई गुना ज़्यादा होती हैं, थोड़ी बहुत नहीं, इट मल्टीप्लाइज बाय मेनी टाइम। सर, चूंकि समय की कमी है, मैं चलते चलते ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दो मुख्य बातें जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है एक अच्छा करियर बनाने के लिए बतौर सिविल इंजीनियर। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग में लेबोरेटरी आपके कॉलेज की लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं है। आप अपना होराइजन, अपनी आंखें हर समय खुली रखें, बिकॉज आप हर जगह जहाँ कहीं भी होते हैं सिविल इंजीनियरिंग की कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और जब आप अपना बीटेक कर रहे हैं तो बहुत फोकस करें कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मिल रही है, फुली यूज इट, एंड प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आगे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपकी चर्चा आपके जीवन को बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर अनुराग मिश्रा, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।